हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का 5वां अध्याय न्यायपालिका। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका अध्याय 5 न्यायपालिका। और हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं एक झलक इस पाठ की। आप इस पाठ को यहाँ से भी पढ़ सकते हैं बच्चों और अपनी पाठ्य पुस्तक से भी। लेकिन याद रहे, एक बार पाठ को ज़रूर पढ़ लें ताकि यहाँ पर जो आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ सके। ठीक है बच्चों, और ध्यान रखना, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की जो प्रश्नोत्तरों की वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। और इसी प्रकार लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। तो देख रहे ना आप यहाँ पर, ये है आपका अध्याय 5 न्यायपालिका। और आज हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। जैसे यहाँ पर पाठ समाप्त होता है बच्चों, हम लिए चलेंगे आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तरों पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर ये पाठ आपका समाप्त हो जाता है। इसके बाद शुरू हो जाते हैं यहाँ पर इस पाठ के प्रश्न, जिनके उत्तर हम आपको बताने वाले हैं। तो देख रहे हैं बच्चों, ये है आपके पूरे प्रश्न इस पाठ के। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अब जान लेते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का 5वां अध्याय, या आप कह सकते हैं पाठ 5 न्यायपालिका जुडिशियरी। और हम आपको बता रहे हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। ध्यान दें बच्चों, सबसे पहले जैसे कि हम सभी पाठों के प्रश्न उत्तर बताते समय सबसे पहले आपको बताते हैं पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। यानी कि जो पाठ के बीच बीच में कुछ प्रश्न पूछे होते हैं, सबसे पहले हम उनके उत्तर आपको बताते हैं और उसके बाद पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पाठ के बीच में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। तो पहला प्रश्न है बच्चों, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक भी किसी नेता के खिलाफ मुकदमा जीत सकता है? अगर नहीं तो क्यों? तो ये प्रश्न है आपका, और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बच्चों 56 नंबर पेज पर। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के 56 नंबर पेज देखें, यहाँ पर आपको इस प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों, चलिए देख लेते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे आप, इस तरह की न्यायिक व्यवस्था जहां किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं, वहां एक आम आदमी किसी नेता के खिलाफ मुकदमा नहीं जीत सकता है, क्योंकि इस स्थिति में न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले सकते हैं और वह हमेशा नेता के पक्ष में ही फैसला सुनाएगा। तो आई ना बात समझ में आपके, आप किस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। ये आपका पहला प्रश्न था बच्चों, और इसका उत्तर आप ठीक इसी प्रकार से लिखें, इसे याद भी करें। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा है 2 वजह बताइए, और कौन सी 2? कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य क्यों होती है। इस बारे में आपको 2 वजह बतानी है, और ये आपका प्रश्न मिलेगा आपको 57 नंबर पेज पर। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के 57 नंबर पेज देखें बच्चों। 57 नंबर पेज पर आपको इस प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। उत्तर में आप लिखें, लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य। और यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसे हेडिंग बनाएंगे आप, और हेडिंग बना के यहाँ पर आप लिखेंगे पॉइंट में। तो नंबर 1 लिखेंगे आप, 2 वजह बतानी है आपने। नंबर 1 वजह ये है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका ही विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, स्वतंत्र न्यायपालिका ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा। तो ठीक इसी प्रकार से आप अपना उत्तर लिखें और इसे अच्छे से याद करें बच्चों। बात करते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न आता है बच्चों, और तीसरे प्रश्न में पूछा गया है, उपरोक्त मामले को पढ़ने के बाद 2 वाक्यों में लिखिए कि अपील की व्यवस्था के बारे में आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 59 नंबर पेज पर। 59 नंबर पेज देखें आप अपनी पाठ्य पुस्तक के, और यहाँ पर बच्चों उत्तर आप इस प्रकार से दे सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे, अपील व्यवस्था से मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है
कि निचली अदालत का फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में उस फैसले के लिए या उस फैसले के विरुद्ध अपील कर सकता है। आई बात समझ में? यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत यानी जो छोटी अदालत होती है अपने पास की, उसका फैसला यदि उसको उचित नहीं लगता, सही नहीं लगता, तो वह उससे ऊपर की अदालत यानी बड़ी अदालत में इसके लिए अपील कर सकता है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप अपने इस तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं और साथ साथ समझे भी बच्चों कि यहाँ पर क्या कुछ आपको बताया जा रहा है। आप ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर जो है अब शुरू हो जाते हैं तालिका अध्ययन से संबंधित प्रश्न। और चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है बच्चों? पहला प्रश्न ये है, अपनी शिक्षिका की सहायता से इस तालिका में दिए गए खाली स्थानों को भरिए। और आपको तालिका दिख रही है ना, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। इस प्रकार का एक आपको जो है टेबल दिखाई देगी इस प्रकार की, और इस टेबल में यहाँ पर जो है रिक्त स्थान दे रखे हैं, ये आपको जो है भरने हैं। और यहाँ पर जो है सबसे पहले लिखा है विवाद का किस्म या विवाद की किस्म, और यहाँ पर उदाहरण लिखा है। इसी प्रकार से आपको जो है प्रश्न में एक टेबल देखने को मिलेगी, एक तालिका। और उत्तर में क्या करेंगे आप? उत्तर में आप लिखेंगे, उत्तर में करेंगे उदाहरण के लिए, जैसे कि यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 दे रखे हैं, तो ये कहाँ पर लिखने हैं आपको? यहाँ पर उत्तर में उदाहरण में नंबर 1 यहाँ पर लिखेंगे, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ध्यान रहे आपको 1, 2, 3, 4 में यहाँ पर जो उत्तर देना है। और पहले में क्या लिखना है आपने? पहली लाइन में लिखना है, सरदार सरोवर बांध को लेकर केंद्र और राज्य, कौन सा राज्य? गुजरात सरकार के बीच विवाद। ठीक है। दूसरे लाइन पर लिखें आप, दो राज्यों पंजाब और हरियाणा राज्य में पानी को लेकर विवाद। और तीसरे नंबर पर आप लिखेंगे, पड़ोसी की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना। और चौथा जो पॉइंट है आपका, अस्पताल द्वारा घायल व्यक्ति को भर्ती करने से इनकार करना। कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर मैंने जो आपको चारों पॉइंट बताए, 1, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन 4 जगह में आप इन चारों पॉइंटों को भरें। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में आप जो समझते हैं उसके आधार पर इस तालिका को भरें। और कौन सी तालिका? आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप ये जानें कि ये कौन से नंबर पेज पर है? 60 नंबर, 60 नंबर पेज पर आपको इस प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा बच्चों। इस प्रश्न का उत्तर आप जो है लिखेंगे। सबसे पहले आप एक टेबल यहाँ पर जो है देख सकते हैं। प्रश्न के साथ साथ आपको एक टेबल देखने को मिलेगी, इसमें लिखा है यहाँ पर उल्लंघन का विवरण, यहाँ पर कानून की शाखा और अपनाए जाने वाली प्रक्रिया। और इन्हें जो है आप यहाँ पर जो है कुछ भरेंगे। चलिए देख लेते हैं उत्तर में। उत्तर में आप क्या करेंगे? उत्तर में आप ठीक उसी प्रकार से एक टेबल बनाएंगे बच्चों। इस प्रकार की एक टेबल बनाएं। और यहाँ पर जो है सबसे पहले आप देख रहे हैं कानून की शाखा और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। देखिए ना आपने यहाँ पर कहाँ पर भरनी है आपको? कानून की शाखा और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, इतने में आपको उत्तर लिखना है। तो ठीक इसी प्रकार की एक टेबल आप यहाँ पर बना सकते हैं और उसमें भी आप वही लिखेंगे, कानून की शाखा और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। कानून की शाखा वाले जो एक कॉलम में आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 और 2। सबसे पहले लिखेंगे फौजदारी कानून और नीचे लिखेंगे दीवानी कानून। आई बात समझ में? फौजदारी कानून और दीवानी कानून। सबसे ऊपर जो है फौजदारी कानून के अंतर्गत आप ये 2 बातें लिखेंगे, FIR दर्ज कराई जाती है, पुलिस जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट में लिखेंगे FIR दर्ज कराई जाती है। सेकंड, यहाँ पर जो आप सेकंड लिखें, सेकंड में लिखते हैं पुलिस जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। इसके बाद बच्चों जो दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर जो है दीवानी वाले में फर्स्ट और सेकंड आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट में लिखेंगे प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है और सेकंड में लिखेंगे अदालत राहत की व्यवस्था करती है। तो समझ गए ना आप? यहाँ पर जो है ये 2 फर्स्ट सेकंड फौजदारी के लिए लिखेंगे और दीवानी के लिए ये दोनों आप लिखें। इस प्रकार से एक टेबल बनाएं बच्चों, दिख रही ना आपको टेबल? और इस प्रकार से आप अपना उत्तर दे सकते हैं। ध्यान रहे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये फिर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये दोनों अलग अलग पार्ट में बटी हुई है। और इसके बाद बच्चों देख लेते हैं यहाँ पर पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। तो अब हम आपको बता रहे हैं जो पाठ आपने पढ़ लिया, पाठ के लास्ट में अंत में आपको कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। और सबसे पहला प्रश्न है,
आप पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? तो आपने पाठ में पढ़ा होगा बच्चों। क्या जानते हैं आप कि न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? चलिए, कोई बात नहीं। उत्तर में यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे उत्तर स्वतंत्र न्यायपालिका, फिर एक हेडिंग डालेंगे बच्चों। हेडिंग डाले बिना ना लिखें, आप हेडिंग जरूर डालें। उसके बाद फर्स्ट लिखेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वह विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। क्या आई बात समझ में? इसके बाद सेकंड लिखेंगे आप। दूसरा पॉइंट, न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, क्लियर। तीसरे पॉइंट को लिखेंगे आप। अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वह अदालत में जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 3 पॉइंट लिखें। देख रहे ना आप यहाँ पर, ये पहला प्रश्न आपका यहाँ पर पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न में से पहला प्रश्न का उत्तर ये आप देख सकते हैं। हेडिंग डाल के लिखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका और ये तीनों पॉइंट में उसका उत्तर। आइए बच्चों दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर पूछा है अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है, उसे फिर पढ़ें। तो आपको मौलिक अधिकारों के बारे में मालूम होगा बच्चों। मौलिक अधिकार आपने पढ़ लिए होंगे, उसे फिर पढ़ें आप एक बार। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है? चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे, उत्तर लिखें संवैधानिक उपचार का अधिकार और हेडिंग डालें। फिर लिखें यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो मौलिक अधिकार की प्राप्ति के लिए इस अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है। क्लियर। और इसके बाद न्यायिक समीक्षा के बारे में आप लिखेंगे, यहाँ पर भी हेडिंग डालें। फिर लिखें यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के अनुसार नहीं है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा से जुड़ा है, क्योंकि संवैधानिक उपचार के अंतर्गत न्यायालय कानून को रद्द कर सकता है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। ये आपका दूसरा प्रश्न है और यहाँ पर जो है 2 हेडिंग डालेंगे आप, संवैधानिक उपचार का अधिकार और न्यायिक समीक्षा, और उसके बाद उत्तर लिखते चले जाएं। बात करते हैं यहाँ पर तीसरे प्रश्न की बच्चों। नीचे तीनों स्तर के न्यायालय को दर्शाया गया है। कहाँ दर्शाया गया है आप देख सकते हैं। ये है आपका प्रश्न के अंदर एक, यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप एक चित्र देख रहे होंगे बच्चों। यहाँ पर जो है तीनों स्तर की जो है न्यायालय को दर्शाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालत। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर 3 है, ये 3 दिख रहे हैं आपको, 1, 2 और 3। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालत। तो प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है नीचे तीनों स्तर के न्यायालय को दर्शाया गया है। प्रत्येक के सामने लिखिए कि उस न्यायालय ने सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया था। अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों द्वारा दिए गए जवाबों के साथ मिलाकर देखें। तो यहाँ पर जो है उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर आप इस प्रकार से लिखें, तीनों अदालतों का फैसला किस प्रकार से आया था। देखें सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का, फिर देखेंगे उच्च न्यायालय का, फिर निचली अदालत का। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप हेडिंग में लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय। हेडिंग डालेंगे लक्ष्मण और उसकी मां शकुंतला को दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने। सुभाष चंद्र के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए उसे दोष मुक्त कर दिया। आई बात समझ में? उसके बाद उच्च न्यायालय का क्या फैसला था? सुधा की मौत एक दुर्घटना थी, क्योंकि तीनों के विरुद्ध पर्याप्त सबूत नहीं थे। लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। किसने? उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में। बात करते हैं निचली अदालत की। तो निचली अदालत ने क्या कहा? लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं इस प्रश्न का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीसरा प्रश्न है और तीनों अदालतों के फैसले के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालत ने क्या क्या फैसला सुनाया था। आगे बच्चों चौथा प्रश्न है, सुधा गोयल मामले को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए बयानों को पढ़िए। जो वक्तव्य सही है उन पर सही का निशान लगाइए और जो गलत हैं उनको ठीक कीजिए। तो अभी आपने सुधा गोयल का मामला पढ़ा था इससे पहले प्रश्न में, तीसरे प्रश्न में। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ
यहाँ पर देखें, कैवाले में आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए क्योंकि वे निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं थे। क्या ये सही है या गलत है? और दूसरा देखेंगे आप यहाँ पर, कैवाले में वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए। और गै लिखा है, अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो दोबारा निचली अदालत में जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है उत्तर में आप लिखेंगे कै वाला ऑप्शन सही है। कै वाले में आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर लिखेंगे गलत, क्योंकि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए। और गै वाले में लिखें आप गलत, सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे ऊपरी अदालत है, इसके फैसले के खिलाफ निचली अदालत में नहीं जा सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ से देख रहे हैं ना आप, इस प्रकार से आप अपना उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों 5वां प्रश्न है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी? तो यहाँ पर आप लिखेंगे, सबसे पहले आपको जानना होगा कि जनहित याचिका के बारे में पॉइंट में लिखें, इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने का प्रयास किया। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर दे सकते हैं जनहित याचिका के बारे में। ठीक है, और चौथा पॉइंट लिख सकते हैं आप, अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार, टेलीग्राम आदि को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। तो इस प्रकार से ठीक है बच्चों, आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। ये 5वां प्रश्न है और जो है यहाँ पर इसका उत्तर आप पॉइंटों में इस प्रकार से लिखें। बात करते हैं बच्चों 6ठा प्रश्न और देख लेते हैं। ओल्गा टेनिस, यहाँ पर क्या लिखा है, ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम। क्या देखे आपने, ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम मुकदमे में दिए गए फैसले के अंशों को दोबारा पढ़िए। तो आप पढ़े अपनी पाठ्य पुस्तक में, इस फैसले में कहा गया है कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अपने शब्दों में लिखिए कि इस बयान में जजों का क्या मतलब था, या इस बयान से जजों का क्या मतलब था। ठीक है, किस बयान से, आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। जजों का बयान क्या था, आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। तो इसका मतलब जजों ने क्या बताया था। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आप, उत्तर लिखेंगे आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा। ठीक है, और हेडिंग डालेंगे, पॉइंट में लिखेंगे नंबर 1, कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। एक दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जीवन के अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है। कोई भी व्यक्ति आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। समझ गए होंगे आप, जब रोजगार नहीं होगा तो व्यक्ति जीवित कैसे रहेगा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इस मुकदमे में याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटड़ियों में रहते हैं और उन्हें वहां से हटाने की मांग की जा रही है। चौथा पॉइंट लिखें, अगर उन्हें झुग्गियों या पटड़ी से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार भी खत्म हो जाएगा और वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे। इस प्रकार वे जीवन के अधिकार से भी वंचित हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आप अपना इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। ये 6ठा प्रश्न है और यहाँ पर जो है उत्तर आप देख सकते हैं, हेडिंग डाल के लिखें, अच्छे से लिखें बना के, इसे याद भी करें। 7वां प्रश्न है बच्चों, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। इस विषय पर एक कहानी बनाइए। तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। आपने कभी कोई कहानी ऐसी सुनी होगी जिसमें इंसाफ में देरी हुई या न्याय आने में काफ़ी समय लगा। आप लिख सकते हैं इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। और यहाँ पर लिख सकते हैं ये कहानी हासिमपुरा हत्याकांड की कहानी। हेडिंग लिख सकते हैं यहाँ पर, हेडिंग डाल के सबसे पहले लिखेंगे, हासिमपुरा उत्तर प्रदेश में पीएसी की हिरासत में 22 मई 1987 को 23 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। उनके परिवार पिछले 20 साल से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस हत्याकांड में मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलंब हुआ, इसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। यह मुकदमा अभी भी चल रहा है। इसमें प्रोविंशियल और कॉन्स्टेबलरी पीएसी के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोपों में मुकदमा चलाया जा रहा है।
इस मुकदमे में 2007 तक केवल 3 गवाहों के ही बयान दर्ज किए जा सके थे। तो आई बात समझ में। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं यहाँ पर इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल हासिनपुरा के बारे में। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे आप, 8वां प्रश्न आता है आपका एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक पेज 65। आप कितने नंबर पर 65 के शब्द संकलन में दिए गए प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाइए। तो आप क्या वाक्य बनाएंगे, उत्तर में लिखेंगे आप, उत्तर लिखेंगे सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे पॉइंट बना के लिखें। बरी करना, तो यहाँ पर जो है सर्वोच्च न्यायालय ने सुधा गोयल केस में सुभाष चंद्र को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। दूसरा लिखेंगे अपील करना, आरोपियों ने अधीनस्थ न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। और तीसरा लिखेंगे मुआवजा, मुआवजे के बारे में लिखेंगे न्यायालय, यहाँ पर न्यायालय लिखें, न्यायालय पीड़ित पक्ष के लिए मुआवजा देने का आदेश दे सकता है। और अगला लिखेंगे चौथा पॉइंट बेदखली, रेलवे स्टेशन के पास झुग्गियों में रहने वालों को अदालत ने वहां से बेदखल कर दिया। 5वां पॉइंट लिखें उल्लंघन, यदि किसी नागरिक को लगता है कि किसी व्यक्ति या राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बच्चों, ये आप जो है अपने 8वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। पेज नंबर 65 पर भी आप देख सकते हैं शब्द संकलन को। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, 9वां प्रश्न शुरू होता है। यह पोस्टर भोजन अधिकार अभियान द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? भोजन अधिकार अभियान। ध्यान दें। और ये पोस्टर आप देख सकते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं पूरा पोस्टर। उच्चतम न्यायालय का फैसला, भूख से मौत, जिम्मेदार कौन, कोई एहसान नहीं, हक है अपना। और देख रहे हैं ना, ये पोस्टर बना हुआ है, इसका पेट सिकुड़ा हुआ है, यहाँ इसको जो खाना नहीं मिल रहा है। और इस प्रकार का पोस्टर आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। इस पेज पर जाएं आप, सरकार का कर्तव्य, ये सब जानकारियाँ आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं, इन्हें पढ़ें। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है लिखा है, इस पोस्टर को पढ़कर भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्वों की सूची बनाइए। इस पोस्टर में कहा गया है कि भूखे पेट भरे गोदाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या समझे आप? इस पोस्टर में क्या लिखा है? पोस्टर में कहा गया है कि भूखे पेट भरे गोदाम, क्या देखा आपने? भूखे पेट भरे गोदाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस वक्तव्य को पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 61 पर भोजन के अधिकार के बारे में दिए गए चित्र निबंध से मिलाकर देखिए। आई बात समझ में? चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपने पढ़ा तो आप उत्तर में आगे लिख सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे सरकार के दायित्व और पॉइंट बना के लिखें। नंबर 1, प्रत्येक नागरिक को भोजन उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है ना। दूसरा लिखेंगे यह सुनिश्चित करना कि किसी भी व्यक्ति को भूखा न सोना पड़े। इसके बाद लिखें तीसरा पॉइंट, भूख की मार सबसे ज़्यादा झेलने वालों जैसे बेसहारा, बुजुर्ग, विकलांग, विधवा आदि पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। चौथा पॉइंट लिखेंगे सरकार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कुपोषण एवं भूख से किसी की मृत्यु ना हो। ठीक है। इसके बाद बच्चों आगे लिखेंगे आप, यहाँ पर जो है इसे समाप्त करने के बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मेन पॉइंट लिखेंगे उड़ीसा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, राजस्थान और उड़ीसा में सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था, जबकि सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे। इस स्थिति को देखते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिटरेसी यूपीसीएल नामक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया कि उसके पास संसाधन नहीं है, क्योंकि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि नए रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के माध्यम से सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराए और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराए। तो इस प्रकार से आप अपना यहाँ पर जो है लिख सकते हैं इस प्रश्न में। तो बच्चों इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित आपके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। मिलते हैं फिर अगले पाठ में, अगली वीडियो में। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर बताए गए पाठ के प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ आए होंगे बच्चों। इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करें और लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें वीडियो, जानते रहें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर। सामाजिक अध्ययन के साथ साथ आप ध्यान दें बच्चों कि सामाजिक अध्ययन के साथ साथ हम आपको इस चैनल के माध्यम से कक्षा 8 हिंदी, वसंत
और हिंदी व्याकरण के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर भी यहाँ पर बताते आए हैं। आप चैनल में ज़रूर जाएं और चैनल में प्लेलिस्ट चेक करें। आप प्लेलिस्ट में आपको कक्षा 8 हिंदी वसंत और हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी पाठों के प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे, इसलिए आप उन्हें ज़रूर से ज़रूर देखें और इसी प्रकार लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो बच्चों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।